प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी के प्रति आप अग्रसर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ और रहूँगा और मेहनत करूँगा आपके लिए और आपको तैयारी करवाऊँगा। आपको बता दूँ, अगर आप 12th लेवल NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें, आप हमारे साथ मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, जीके जीएस क्लास और करंट अफेयर क्लास हमारे साथ पढ़ सकते हो। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मिलेगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस जो आपको 2025 में एग्जाम हुआ स्नातक लेवल NTPC का, इसी के प्रश्न पत्र कवर करार याद रखें। मैथ्स का चैप्टर वाइज चल रहा है, रीजनिंग का टाइप वाइज चल रहा है, जो हो चुका है। जितने भी टाइप कम से कम 16 से 17 प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में, पूरे मैंने करवा दिया हूँ रीजनिंग का। इससे बाहर का टॉपिक नहीं आएगा, याद रखो। नेक्स्ट, हमने इतिहास के 100 प्रश्नों का क्लास लगाया है, MCQ आप कह सकते हो 2025 के प्रश्न पत्र। अभी हम ज्योग्राफी के लगाने वाले इसी प्रकार से। हम मॉक टेस्ट नाम दिया है, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2। तो इतिहास के 100 प्रश्न हो चुके हैं। अब मॉक टेस्ट 3 रहेगा जहाँ पर आपको ज्योग्राफी मिलेगा। मॉक टेस्ट 4 रहेगा जहाँ पर ज्योग्राफी मिलेगा। फिर पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर इकोनॉमी पढ़ाएंगे, फिर फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बायोलॉजी इसी प्रकार से आपको हम पूरे आप देख पा रहे होंगे ये सब टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं। आप देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, अगर तैयारी को बेहतर करना चाहते हो 12th लेवल NTPC का 2025 NTPC स्नातक के प्रश्नों के माध्यम से, तो आप हमें पढ़ लीजिएगा हमारे साथ। RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारक के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने देखा और सुना, अब लेके चलते प्रश्न को। यहाँ से आप देख पाएंगे ज्योग्राफी, और हमने इतिहास के पूरे 50 प्रश्नों का, फिर 50 प्रश्नों का पार्ट 1, पार्ट 2 मॉक टेस्ट नाम दिया है और पढ़ाया। अगर आप देखना चाहते हो तो जाकर देखो, आप तर्क वितर्क लगा पाओगे कि प्रश्न का पैटर्न क्या रहने वाला है। चलिए, तो यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक पहला देखने को मिल रहा है, ज्योग्राफी का देखिएगा। और आपको बता दें, यहाँ पर आप एग्जाम डेट रहेगा, यहाँ आप समय देकर शिफ्ट पता लगा सकते हो, क्योंकि 3 शिफ्ट पेपर हो रहा था और आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा। चलिए, पहला प्रश्न की बात करें। भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, क्या बोल रहा है? भारत की जनगणना 2011 में हुई थी, हाँ, के आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति ST लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया है? कहने का मतलब ये है, लिंगानुपात मतलब होता है 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं, उसे, और जो पुरुषों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। हमें पूछ रहा है किस राज्य में सबसे ज़्यादा ST मतलब शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है। याद रखें, ये आपका आंसर गोवा होगा। और गोवा की राजधानी क्या है? पढ़ लीजिए, आप पता होनी चाहिए। तो जनगणना का प्रश्न पूछा है। चलिए अगला प्रश्न बढ़े और आप बताएं। कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको इशारा कर रहे हैं, वे सभी प्रश्न इशारा कर रहे हैं कि अगली भर्ती परीक्षा रेलवे का जो पैटर्न है सबका सेम चलने वाला है। उष्णकटिबंधीय जेट धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कहने का मतलब ये है, उष्णकटिबंधीय जो जेट धाराएं हैं, ठीक है, जो मानसून की वापसी के लिए बहुत जिम्मेदारी लेके चलती हैं, जे भूमि पर अवतरण को प्रेरित करती हैं। समझे? कौन? उष्णकटिबंधीय मानसून धाराएं। उष्णकटिबंधीय मानसून धाराएं हैं, भूमि पर अवतरण को प्रेरित करती है, जिसके कारण मानसून की वापसी होती है। और आप लोग प्रश्नों का लेवल भी समझो। अगला प्रश्न एक 8 नंबर का, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में अकेंद्रित बस्तियों के विकास में मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया है? मतलब ये पूछ रहा है कि जो भारत के मध्य भारत में, क्योंकि मध्य प्रदेश का भी एरिया आता, बुंदेलखंड छत्तीसगढ़ का एरिया आता है, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, तो उस क्षेत्र को बोल रहा है कि मध्य भारत मतलब भारत के बीचों बीच उस क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र है। अकेंद्रित बस्तियां के विकास में मुख्य रूप से क्या भूमिका रखें? सुरक्षा, चिंता और आक्रमण। ठीक है, सुरक्षा, चिंता और आक्रमण इन बस्तियों का क्या है? आकर्षण का केंद्र है या मुख्य विकास हुआ है। अगले प्रश्न हम देखेंगे, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BPIGO की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न आया है और ज्योग्राफी से संबंधित था, भूगोल से इस कारण से यहाँ दे के रखा है। बाकी आपको करंट अफेयर के प्रश्न भी मिलेगा, समझे? तो जो बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का 13वीं नंबर का जो बैठक है, यह मालदीव हुआ था, और मालदीव भारत का पड़ोसी देश है और मालदीव की राजधानी माले है। ये आपको पता होनी चाहिए। यहीं पर बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का 13वीं बैठक का आयोजन किया गया था। और इसी प्रकार का प्रश्न आपको और पूछेगा।
लास्ट तक आपको 50 प्रश्न देखना है, और देखेंगे मेरे प्यारे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लो। मैथ्स का, रीजनिंग का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ट्रिकी तरीके से, ऑप्शन से और जी के जैसे भी दिखा रहा हूँ। और पहले भी हमने याद रखे कम से कम 18 शिफ्ट, सोचिए 18 शिफ्टों का प्रश्न कवर कराया, शिफ्ट बाय डे बाई। पूरे चैप्टर आपको यहीं मिलेंगे एक साथ एक वीडियो में। ये हमने पढ़ाया है 18 शिफ्टों को, जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। बाकी हमने फिर मॉक टेस्ट अलग अलग चैप्टरों का, अलग अलग सब्जेक्टों का अलग अलग हम क्या बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट, भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये है कि हमें सिंचाई का एक ऐसी विधि बताओ, कह रहा है जिसके माध्यम से आप निम्न दाब में पाइप के माध्यम से सिंचाई करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्थानीय सिंचाई के रूप में जाना जाता है। जो 9/6 मतलब होता है 9 जून 2025 को एग्जाम आया है। और आपको बता दूं बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको अलग साउंड देता सुनाई देता होगा, क्योंकि अभी जो मौसम है, समय चल रहा है, जो सावन सोमवार का, इस कारण से मंदिरों में ये भक्ति करने वाले लोग अपने अपने रूप में जो पढ़ रहे हैं पाठ है, उसका आवाज़ होगा, ध्यान रखें। वापिस चाहेंगे अगर आपको थोड़ा सुनाई कम देता हो, आप लोग प्रयास कीजिएगा फिर भी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप पे किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? याद रखें, हमें पूछ रहा है 2011 के गणना के अनुसार हमें लक्षद्वीप का एक ऐसा द्वीप चाहिए जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, उसका आंसर आएगा बित्रा। देख पा रहे, इतना अंदर पूछा प्रश्न। अभी प्रश्न पूछा था 2011 के अनुसार एसटी का लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है, हमने बोला गोवा, तो ठीक ठाक था। एसटी पढ़ लीजिएगा। और बित्रा एक ऐसा द्वीप है जो लक्षद्वीप में है, जहाँ की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? हिमालय पर्वतमाला का प्रश्न याद रखें, बार बार पूछ रहा है और आप समझने का कष्ट करेंगे, अच्छा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है, जिसकी सीमा चीन के साथ भी लगती है और म्यांमार के साथ भी लगती है, याद रखें। और पता होनी चाहिए आपको, तो अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और हिमालय पर्वत यहाँ तक भी फैला है। तो हिमालय पर्वत किस प्रकार स्थित है, याद रखें, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम तक। कहने का मतलब ये है कि जो हिमालय पर्वत फैला है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश का दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम तक फैलाव है। नेक्स्ट, मानसून पूर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग में संवहनी वर्षा समान है? याद रखें, छोटा नागपुर पठार। और आपको पता होगा छोटा नागपुर का पठार झारखंड तरफ पड़ता है, झारखंड में छोटा नागपुर पठार है। इस क्षेत्र में क्या होता है विद्यार्थियों, मानसून पूर्व अवधि के दौरान, मानसून आने के पूर्व में ही अवधि के समय जो वर्षा होती है उसे हम बोलते हैं संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा यह इस क्षेत्र में होती है। वर्षा से संबंधित प्रश्न भी आएगा, हिमालय से संबंधित प्रश्न भी आ रहा है, आप खुद देख पाएंगे आगे। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे छोटा आबादी द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा? देखिएगा, हमें इसके पहले जो प्रश्न पूछा था वो पूछ रहा था कि लक्षद्वीप का, पूछ रहा था कि लक्षद्वीप का सबसे कम आबादी वाला द्वीप कौन सा? हमने बोला था बित्रा। अब देखो, अब बोल रहा है सबसे कम जनसंख्या वाला पूरे केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला आपका बित्रा ही है। तो दोनों का प्रश्न पूछने का थोड़ा सा अलग हुआ, तो वहाँ केंद्र शासित नहीं बोला था, वहाँ बोला था लक्षद्वीप का सबसे कम आबादी वाला, समझे, सबसे कम आबादी वाला द्वीप हमने बोला बित्रा। यहाँ थोड़ा सा बोल सबसे छोटा आबादी वाला, वो भी यहाँ केंद्र शासित जोड़ दिया। तो देखिएगा मेरे प्यारे, मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको कि प्रश्नों का रिपीट होगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, आपको रेलवे में तो अधिकांश काम देगा। चलिए, उम्मीद है पढ़ना, विश्वास के साथ पढ़ना। हम शिक्षक हैं, शिक्षक मतलब होता है भविष्य बनाने वाला, ना कि बेहतर करने वाला। भारत में अवभूमि सिंचाई मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है? एक सिंचाई का प्रकार है जिसे हम क्या बोलते हैं, अवभूमि सिंचाई। मुख्यतः किन क्षेत्रों में अधिक उपयोगी होती है या किधर होती है? तो आप सोच लीजिएगा, उच्च जल स्तर के क्षेत्रों में, ठीक है, उच्च जल स्तर के क्षेत्रों में अवभूमि सिंचाई का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के वर्षा
छाया प्रदेश में स्थित है? याद रखें आंसर आएगा पुणे। मतलब ऐसा शहर का नाम बताओ जहां पर वर्षा छाया प्रदेश शामिल है। तो वर्षा छाया प्रदेश में स्थित शहर का नाम पूछ रहा है, तो आपका आंसर पुणे राइट आंसर होगा। पुणे कहाँ पड़ता है? गोवा की राजधानी पुणे नहीं है, लेकिन समझे वो तो पणजी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं पुणे कहाँ पर है। नेक्स्ट, भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक आबादी वाले शहरों को किस श्रेणी के शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया? याद रखें ये श्रेणी 5 रहेगा। तो अगर आपके शहर में 10,000 से कम और 5,000 से ज़्यादा जनसंख्या है तो आप शहरों की श्रेणी में 5 नंबर में आएंगे। इस प्रकार का प्रश्न में पहले ही पूछ चुका, याद रखेंगे इस प्रकार श्रेणी वाला। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप या उपद्वीप चट्टानी दृश्य हैं? तो याद रखें 836 राइट आंसर होगा। और आपको बता दूं इस प्रकार का प्रश्न हम पहले बता चुके हैं जब मिक्स क्लास हम पढ़ा रहे थे। याद रखें तो यहाँ प्रश्न मिल रहा है मिक्स में आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति, करंट अफेयर, खेल, पूरे विज्ञान सब चीज़ एक ही वीडियो समाहित होता था। 18 शिफ्ट हमने पढ़ाया, मतलब 18 क्लास लगा है। उसके बाद अभी हमने इतिहास के 2 क्लास लगाए मॉक टेस्ट के नाम पर, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2। अब इसका नाम मॉक टेस्ट 3 देंगे। इस प्रकार से हम सभी सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे। आपका पेपर 7 अगस्त से चालू होने वाला है और तैयारी बेहतर कर लीजिएगा। तो हमारे साथ पढ़ लो मेरे भाई, सच कह रहा हूँ, बहुत फायदा होगा। तो 836 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये अंडमान निकोबार सरकार कहती है। और नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया? याद रखें ये आपका ये पश्चिमी है, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है। तो हमें बोल रहा है पश्चिमी जो तटीय मैदान है इसको किस प्रकार के मैदान में वर्गीकृत किया गया? याद रखें जाएगा आपका अंतर्जलीय तटीय मैदान। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे? अंतर्जलीय तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है इन्हें। तो आप देख पा रहे होंगे किस लेवल का, कितना हार्ड या कितना गहराई से प्रश्न को पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? कहने का मतलब ये है कि भारत का ऐसा क्षेत्र, कौन क्षेत्र? दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम। दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये क्या करता है? वर्षा के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम की व्याख्या करता है कि वर्षा अस्थायी रूप से रुक चुकी है, ये बताता है। ये इसे हम क्या बोलते हैं? मानसून में रुकावट। अस्थायी मतलब थोड़े समय की रुकावट होती है, उसके बाद मानसून फिर लौट आता है, ध्यान रखें। तो इस अल्प विराम को हम क्या बोलते हैं? मानसून में रुकावट। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? देखिएगा, म्यांमार, भारत और चीन, आपको पता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ये आपका अरुणाचल प्रदेश मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर आपका भारत, ये भारत का बिंदु है, यहाँ पर आपका चीन रहेगा, यहाँ म्यांमार रहेगा। तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दीफू दर्रा, ध्यान रखें। तो म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है, याद रखिएगा। और पूर्वोत्तर जो भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ से आप और दिमाग लगाएंगे तो पूरा पूर्व दिखाई देगा। तो भारत के उत्तर में आप कह सकते हो, और उत्तर पूर्व में आ सकता है एरिया आपका चीन है, और पूर्व में आपका पूरा म्यांमार है। और म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे, याद रखें, समझे। इसकी राजधानी वर्तमान में नेपिडो है, या नेफिदा भी कहते थे, नेपिडो या नेफिदा भी लिखा रहता है। तो म्यांमार और भारत और चीन के बीच में एक बिंदु है जो तीनों का एक पॉइंट है मिलने का, उसे हम दीफू दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट, लास्ट तक आप देखेंगे 50 प्रश्नों को, और नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा। और किस सब्जेक्ट का आप पार्ट चाहते हैं आप बोल सकते हैं। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों को किस प्रकार की शहरी बस्ती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? याद रखें जाएगा मेगा सिटी। मतलब अभी एक प्रश्न आया था कि 10,000 से अगर 5,000 के बीच में जनसंख्या है, समझे, 10,000 से 5,000 के बीच में अगर जनसंख्या है तो उससे हम शहर श्रेणी 5 में वर्गीकृत करते हैं। 5 है ना, तो शहर को हम वर्गीकृत या श्रेणी 5 में रखते हैं। उसी प्रकार से अगर आपके शहर की जनसंख्या 10 मिलियन से ज़्यादा है तो आपको
मेगा सिटी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। देख रहे हैं प्रश्न का पैटर्न, एक ही टॉपिक का प्रश्न याद रखना। निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर प्रमुख अम्योत्तर के सबसे निकट है? ठीक है, अम्योत्तर के सबसे निकट है, तो आंध्र रखें जी, आपका आंसर आएगा अहमदाबाद। ठीक है, तो हमें ऐसा शहर पूछ रहा है जो अम्योत्तर के सबसे निकट है। नेक्स्ट आपका आंसर होगा अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है आपको पता, गुजरात में प्रमुख शहर है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कौन सी भू आकृति संरचना शिवालिक के समानांतर स्थित है जहां लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है? देखिएगा, हमें पूछ रहा है ऐसा सड़क या भू आकृति जो शिवालिक के समांतर है। शिवालिक आपको पता है जी आपका हिमालय का एक हिस्सा है। हिमालय को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार शिवालिक एक हिस्सा है, इसमें बात कर रहा है जो शिवालिक के समांतर स्थित है, जो लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है, इसे हम बावर कहते हैं। क्या कहते हैं? बावर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है? मतलब ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि जो भारत के पूर्वी तट है, देखो अभी हमें पश्चिमी तट का प्रश्न पूछा था, और पूछा था कि नहीं बताओ, पूछा था ना। अभी क्या बोल रहा है, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों का किस तट के रूप में वह सर्वोत्तम रूप से वर्णित है, या इस तट को और क्या कहते हैं, याद रखें, उसे उद्गामी तट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है? मतलब भारत का जो प्रादेशिक जल है आधार रेखा से कितने समुद्री मील, 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है भारत का, जो आप कह सकते हो प्रादेशिक सीमा जल का जैसे ये आपका भारत है, लास्ट है प्रादीप एरिया है। प्रादीप मतलब होता है भारत ऐसा भूमि जो 3 ओर से पूर्व पश्चिम दक्षिण घिरा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रादीपी कहते हैं। आप ये बताओ, ये एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये जल से है, यहाँ से और यहाँ के बीच में 12 मील की डिस्टेंस है, ये पूछना चाह रहा है, समझे? अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? देखो, कृत्रिम झील मतलब होता है, आप समझ पा रहे होंगे, आपको नहीं पता तो वही पता होनी चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक मतलब होता है जो प्राकृतिक ने निर्मित किया हो, और कृत्रिम मतलब होता है जो मनुष्यों द्वारा निर्मित हो, उसे हम कृत्रिम बोलते हैं। तो हमें ऐसा झील बताना जो राजस्थान में तो है, लेकिन वो क्या है? कृत्रिम झील है। तो याद रखें, आना सागर, पुष्कर, रामगढ़, सांभर, ये झीलें क्या हैं बच्चे? प्राकृतिक हैं, प्रकृति की देन है, प्रकृति ने खुद निर्मित किया है। लेकिन आना सागर ये आपका एक प्रकार का कृत्रिम झील है जो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली में यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए किया गया, याद रखें। तो यहाँ पर हमें सड़क का प्रश्न पूछ रहा है, ये भी आपको पता है, ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो सड़क बनाया गया है उसका नाम है, याद रखें, तो दिल्ली में यातायात के जो भीड़ है, जो ट्रैफिक है, इसको कम करने को उद्देश्य से बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वनवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आधारित मवेशी पशु चारण की जानी जाती है? हमें उत्तराखंड में पाई जाने वाली ऐसी जनजाति का नाम बताना है जो वनवासी है, वनों में रहती है, मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं यहाँ से वहाँ, और वन आधारित पशु का चारण करने के लिए जानी जाती है। तो याद रखें, वन गुज्जर, इन जनजाति का नाम क्या है? वन गुज्जर है। और आप देख भी लीजिएगा कि कहाँ किस तारीख में आया है। और याद रखें भाई, 2025 के अप टू डेट प्रश्न दिखा रहा हूँ भाई, हम आपके लिए जानकारी खोजा है, लाया है और आपको पढ़ा रहे हैं। बड़ी मेहनत लगती है जानकारी निकालने में, समझाने में, समझे? नेक्स्ट, मई 2025 में जैनुकुरुवा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? नागरहॉल टाइगर रिजर्व, समझे? नागरहॉल जो टाइगर रिजर्व है, वहां से लोगों को हटा दिया गया था, लेकिन अब क्या होगा, उन्हें पुनः
अपने पैतृक भूमि पर कब्जा करने मिल जाएगा, ये कहा गया है। और ये कौन है? जेनुआ क्रूबा परिवारों को, समझे? इस बाघ अभ्यारण्य के कारण इन्हें हटा दिया गया था, लेकिन अब इन्हें पुनः कब्जा करने का मौका मिलने वाला है। तो नागर हॉल टाइगर रिजर्व, या बाघ रिजर्व कह सकते हो, यह आपकी बात हो रही है। भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व तक लंबाई कितनी है? तो याद रखें 2400 किलोमीटर। हमें पूर्व उत्तर से दक्षिण नहीं बोल रहा, पूर्व से पश्चिम नहीं। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपका 32-14 आएगा, है कि नहीं? और 29-33 होता है, आपको पता होनी चाहिए। उत्तर से दक्षिण की दूरी अगर पूछे भारत की, तो मुख्य आप क्या बोलेंगे? 33-14, फिर 32-14 ना, उसके बाद 29-33। आपका आंसर आएगा पूर्व से पश्चिम, लेकिन हम बोल रहा है उत्तरी मैदान कि पश्चिम से पूर्व, जो पश्चिम जो पूर्व है, सिर्फ मैदान की बात कर रहा है, उसका आंसर आएगा 2400 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? याद रखिए पश्चिमी हिमालय। और आपको पता ही होगा कि फूलों की घाटी हमारे भारत के उत्तराखंड में स्थित है। और रही बात यहाँ पर, उत्तराखंड प्रसिद्ध है फूलों की घाटी के लिए, तो वही फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में पूछ रहा है, यह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह पश्चिमी हिमालय में स्थित है, याद रखिएगा, क्योंकि हिमालय का प्रश्न बार बार आ रहा है। थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? आप पता है, जब तूफान आती है, हवा आता है, तो रेत के टीले बनते हैं। तो रेत के जो टीले बनते हैं राजस्थान में, और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल भारत में थार है। और थार का जो फैलाव पाकिस्तान तरफ भी गया, याद रखें, और मध्य प्रदेश भारत में भी है, आपके गुजरात तरफ भी फैला है, राजस्थान तरफ, पंजाब तरफ भी हल्का हल्का, ठीक है। बाकी अधिकतर एरिया है आपके राजस्थान में, इसलिए इसका नाम राजस्थान में ही आता है। और हमें पूछ रहा है रेत के टीलों को क्या बोलते हैं जो अर्धचंद्राकार होते हैं? तो याद रखें बरचंस, क्या बोलते हैं? बारचंस, बारचंस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाएंगे, शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की समान दिशा क्या होती है? अभी हम एक प्रश्न पूछा था जेट धाराओं के बारे में, अगर आपको याद होगा तो अच्छी सी बात है। तो याद रखें इनका शीतकाल मतलब ठंड के समय बात कर रहा है। ठंड के समय में जो भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले जो जेट धाराएं होती है, याद रखें जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, उनमें से एक कारक जेट धाराएं हैं। जो शीतकाल में जो जेट धाराएं चलती है, जो जलवायु को बहुत प्रभावित करते हैं, तो इनकी दिशा क्या होती है? याद रखें दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, कौन? जेट धाराएं। कब की बात कर रहे हैं? शीतकाल के समय। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? हमें मृदा को पढ़ना पड़ेगा, उपस्थिति कहाँ है? याद रखें सूखा प्रवण क्षेत्र में। सूखा प्रवण क्षेत्र, आज आपने समझा, क्या समझा? कि सूखा प्रवण क्षेत्र में लवणीय और क्षारीय मृदा भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? और पर्णपाती वनस्पति मतलब ऐसे वनस्पति या पौधे जो साल में पत्ते झड़ाते हैं। पर्णपाती है कि पर्ण मतलब होता है भाई पत्ती, पाती मतलब गिराना। इस प्रकार से याद रखें साल, और आपने साल का नाम जरूर सुना होगा। साल मतलब ये नहीं ठंड के समय उपयोग होने वाला जो आप वस्त्र होता, वो नहीं मेरे भाई। साल एक पौधा होता है, आपको पता होगा, बांस, बबूल, देवदार, ये सब आपके पौधे हैं। नेक्स्ट, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? मतलब भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है। याद रखें आपका आंसर भोपाल होगा। मतलब हमें ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, अक्षांश जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जो इन रेखाओं आपने ग्लू में देखा होगा, ऐसे रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और ऐसे रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। आपने देखा होगा, है कि नहीं? इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे। तो हमें अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछ रहा है, वो भी 24 डिग्री। ये किसके निकट से गुजरता? याद रखें भोपाल से। भोपाल अगर आप मध्य प्रदेश के तो आपको पता होगा, और हम भी एमपी के शिक्षक हैं। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं?
ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अच्छा लगेगा कि आप हमें जहाँ से भी देख रहे होंगे। चलिए, भोपाल से गुजरती है। हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। देखो, हमें ये कहना चाह रहा है कि भारत का जो एक क्षेत्र है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उसी में हिमालय की सबसे पूर्वी, हिमालय भाई अपना बहुत लंबा फैला है, उत्तर पूर्वोत्तर भारत तक गया है। बताओ, है कि नहीं? जम्मू कश्मीर से लगा के आप पूरा घुमाओगे, पूरा चीन के बिल्कुल अगल बगल, अगर तिब्बत, नेपाल, भूटान पूरा गया है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश तक भारत में। तो हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार में नागा पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ हैं, पटकाई पहाड़ियाँ हैं, लेकिन खासी पहाड़ियाँ नहीं हैं। आपने सुना हो खासी, गारो, जयंतियाँ? ना सुना है? खासी, गारो, जयंतियाँ, आप लोग हमें बताएं कहाँ पर है ये लोग। आपको बता दें, ये पहाड़ियाँ ऐसे राज्य में है जहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर विश्व में और पूरे भारत में और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जिसका नाम क्या है? मौसिनराम। है कि नहीं? बताओ, मौसिनराम। अब आप लोग बताओ मौसिनराम कहाँ पर है? हम आपको बता देते हैं, हम ही बता देते हैं, मेघालय। ठीक है, मेघालय में मौसिनराम स्थित है, जो विश्व का, जो पूरे भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। इसके पहले चेरापूंजी था, जो इसी राज्य में था। मेघालय की राजधानी आप लोग बताएं क्या है? शिलांग है भाई। यहीं पर खासी, जयंतिया, गारो पहाड़ियाँ हैं। नागा, मिजोरम, पटकाई, ये आपके हिमालय के पूर्व में स्थित है, बाकी खासी नहीं है। अगला, तो आप देख पा रहे होंगे प्रश्न का तरीका किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? याद रखें, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आप जानते होंगे, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो इस घाट में हमें पूछ रहा है वन जो पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? 16 वन। इन वनों के बारे में पूछ रहा है कि ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखें, ये भारत के पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट तरफ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, द्वीपों का कौन सा समूह, समझे, जो 8 डिग्री चैनल से 12-13 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 से 74 पूर्वी देशांतर तक बीच में है? तो आपका आंसर है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप याद रखें, भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश है। अभी एक प्रश्न और पूछा था हमें, लक्षद्वीप या पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो आपने क्या पढ़ा था? बित्रा। याद होगा मेरे ख्याल से, इसी शिफ्ट में फिर इसी क्लास में आया था बित्रा करके, था कि नहीं? बताओ, था ना? वही पूछ रहा है कौन सा द्वीप जो 8 डिग्री से 12 डिग्री 13 मिनट से 74 फिर 71, हाँ समझ आते, 8 डिग्री से 12 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच में फैला है, वो आपका लक्षद्वीप आएगा। और लक्षद्वीप भारत का निकटतम पड़ोसी देश नहीं है भाई, वो तो उसका एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए पढ़ लीजिए भाई, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? अरावली पर्वत, राजस्थान से। और आपको पता होगा ये एक ऐसी पहाड़ी है अरावली जो विश्व की सबसे पुरानी मानी जाती है। और आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। और वैसे तो पढ़ने वाले बच्चे ही तैयारी करते हैं भाई, तैयारी कर रहे हैं मतलब होता है पढ़ रहे हैं बच्चे। अगर आप फ्रेशर बच्चे हो तो सोच लीजिएगा आपको बहुत कुछ पढ़ना है, कितना डीप और कितना मॉडरेट या हार्ड या सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। तो साबरमती नदी जो है अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती, याद रखिएगा। नदियों का उद्गम स्थान प्रश्न पूछ रहा है। अगला, भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? भारत में भाई थार का हम बता चुके, थार आपका कहाँ कहाँ फैला बता चुके हैं। इसके पहले भी आया है 1,70,000, तो लगभग 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर में भारत में इसका फैलाव है, थार का, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिएगा, गोमती है, सोन है, तिस्ता है, टॉन्स नहीं है। और टॉन्स बताइए, टॉन्स कहाँ से निकलती है? हम आपको पूछ रहे हैं, याद रखें जी, एमपी से निकलती है। और आपको पता होनी चाहिए यमुना की सहायक नदी नहीं है। इस प्रकार से देखो, नदी का प्रश्न पूछ लिया ना भाई, ना पूछा, पूछ रहा है भाई। पढ़ना चाहते हो बेहतर तो पढ़े देखो मेरे साथ, और आप लोग भी इन प्रश्नों को देखकर तर्क वितर्क लगा लो कि किस टॉपिक से किस प्रकार का या किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं।
विशाल भारतीय मैदानों के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कच्छ स्थित है? याद रखें, तराई क्षेत्र में। ठीक है, हमें यहाँ प्रश्न का पैटर्न देखना पड़ेगा, उसके अनुसार आंसर देना पड़ता है। तो हमें ऐसा मैदान का नाम बताओ जिस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कच्छ शामिल है। तो आपका आंसर आएगा तराई क्षेत्र। अगला, इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है? हमें ऐसा गांव चाहिए जो भारत के पश्चिम में और बहुत दूर है और वहाँ लोग रहते हैं। आंसर आएगा घुवार मोटा। ठीक है, घुवार मोटा। और पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो आप समझ जाइएगा कि भारत के पश्चिम में कौन स्थित है, कौन सा राज्य है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार 11 का नाम पूछ रहा है, 1 का पूछ रहा है। देखिए कितना पीछे पूछा भाई, जो 2025 चल रहा था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नगरीय समूह शहर के रूप में की गई है? याद रखें, लखनऊ। ऑप्शन के अनुसार लखनऊ राइट आंसर आएगा। अभी एक प्रश्न हमें आया था कि 10 मिलियन से अधिक आबादी अगर किसी शहर की है उसे मेगा सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा सिटी। समझे? चलिए, उसी प्रकार मिलियन प्लस मतलब आपका 1 मिलियन से ज़्यादा अगर समूह है, नगर में रह रहे हैं लोग, तो उसका एक ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा है जो वहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा है। तो आपका लखनऊ आएगा। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। लखनऊ को नवाबों की राजधानी कहते हैं। और लखनऊ मेरे भाई गोमती नदी के किनारे बसा। अभी एक प्रश्न आया था हमें कि कौन सी नदी हमें सहायक नदी नहीं है किसकी? यमुना की। तो याद रखें, गोमती, सोन, तिस्ता है, टॉन्स नहीं है। समझे कि नहीं? चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न आप देख पा रहे हैं, वृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? देखिएगा, वृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? अब हमें एक बात प्रश्न पूछ रहा है हिमालय का, बार बार हिमालय का प्रश्न आ रहा है। पर्वत आ रहे हैं, पठार, नदियाँ आ रही हैं, नहीं आ रही? तो आ रहे हैं नहीं। अब समझो ना मेरे भाई, समझो यार, मैं तो समझा के परेशान हो रहा हूँ कि ये प्रश्न आ रहे हैं। देखो तो सही, इतिहास देखो, भूगोल देखो, राजनीति देखो, अर्थशास्त्र देखो, जो देखना वो देखो, बताओ तो सही। तो बृहत हिमालय मतलब हिमालय की एक हिस्सा है, उनको एक अलग नाम दिया गया है। तो बृहत हिमालय श्रृंखला है, इसे हम आंतरिक हिमालय के रूप में भी जानते हैं, उसका उपनाम। भारत में किस चरण और वर्ष के दौरान स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवलोकन की गई थी? सॉरी, स्थिर जनसंख्या। आंसर आएगा चरण सेकंड, 1921 से 1951 के बीच। नेक्स्ट, भारत में प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सी परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? तो आंसर आएगा आपका राइट, अंतर्देशीय जलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग मतलब अंतर्देशीय, आप समझ पा रहे होंगे, देश के अंदर जो जलमार्ग है उसमें प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत करने के लिए सबसे अच्छी कुशल प्रणाली है। किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया? याद रखें, लक्षद्वीप आप सुना होगा। और लक्षद्वीप का प्रश्न हमें पूछा था, सबसे छोटा द्वीप। याद रखें, जनसंख्या कम है, हमने बित्रा बोला था। और उसी समय एक प्रश्न और पूछा था थोड़ी देर पहले, अभी फिर प्रश्न पूछ रहा है लक्षद्वीप का एक द्वीप का नाम क्या है? लॉक। और अभी हमें एक प्रश्न पूछा था 836, हमने आंसर बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग छोटे बड़े मिला के चट्टाने द्वीपें कितनी है? तो 836 आंसर लगाया था। और हमें पूछ रहा है हैवलॉक द्वीप रखा गया है, तो याद रखें किस द्वीप का नाम? तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर अब स्वराज द्वीप रख दिया गया है। और इस प्रकार से आपको बदलाव के प्रश्न भी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, भारत की सबसे 5 बड़ी नदी नर्मदा नदी, जो लगभग 13-12 किलोमीटर चलती है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के अमरकंटक के मैकाल पर्वत से निकलती है। और उसी का सबसे ऊंचा चोटी का नाम अमरकंटक है। यहीं से निकलती है कौन? माँ नर्मदा। यही प्रश्न पूछ रहा है। तो मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर का नाम अमरकंटक है, यहीं से हमारी माँ नर्मदा निकलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि है? तो सांबर झील। लवड़ी मतलब होता है लवड़ी जो खारा लगता हो, ऐसा पानी। आप कह सकता था भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील, ऐसे भी कह देता। तो आंसर क्या था? लवड़ी आर्द्र भूमि। आपका अगर सांबर झील।
इस प्रकार से सामर झील आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कहाँ पर है। चलिए चिल्का झील बताएं। भाई चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलगेट केरल में है, उलर झील जम्मू कश्मीर में है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सामर झील कहाँ पर है। नहीं बताओगे इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो। कभी तो एक आध प्रश्न बता दिया करो भाई। चलिए हमारा काम प्रश्नों को दिखाना है कि किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न व कितने हार्ड इजी या मॉडरेट आ रहे हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है? याद रखें पर्वतीय, क्योंकि पश्चिमी घाट में जो आपके पर्वत पठार हैं इनके कारण जो वर्षा हो रही है गहन वर्षा, यही कारण है। तो भारत के पश्चिमी घाट का प्रश्न, भारत के पूर्वी घाट का प्रश्न आपको आएगा, याद रखिएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हो तो माफी चाहूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्या करें, अब वो माहौल ही चल रहा है, आप पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे काम बनेगा, है कि नहीं। भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल वैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? पूर्वी भारत। मतलब भारत का कौन सा क्षेत्र, भारत का पूर्वी भारत जो मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल वैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह का सबसे निकटतम देश है? देखिएगा निकटवर्ती देश का प्रश्न पूछा है, याद रखिएगा। भारत के निकटवर्ती जितने भी देश हैं पूरा पढ़ लीजिएगा। हमें ये पूछ रहा है ऐसा द्वीप का नाम बताओ, या देश, ऐसा देश जो निकोबार द्वीप समूह, आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कि नहीं। ऊपर अंडमान, जैसे आपको पता है कि भारत एरिया जी फैला है ना, यहाँ क्षेत्र ऐसा भारत फैला है, ऊपर जयपुर अंडमान निकोबार, ऊपर अंडमान नीचे निकोबार, तो हम बोला निकोबार द्वीप समूह के जस्ट बगल में वो आपका म्यांमार राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 50 प्रश्नों का अवगत कराया और आपने देखा समझा होगा कि हाँ भाई प्रश्न इस लेवल के आए थे। एनटीपीसी स्नातक CBT 1 में, तो आपको बता दें CBT 2 एग्जाम होगा जो स्नातक का, वहाँ पर आपको सपोर्ट होगा। और 12th लेवल एनटीपीसी चाहे ग्रुप डी चाहे आपका कोई भी वैकेंसी रेलवे का हो, आपको सपोर्ट होने वाला, सहयोग होगा। अगेन के साथ कहता हूं आप पढ़ना चाहते हो तो बेहतर कर पाओगे हमारे साथ। मैथ्स का जाके देखो मेरे प्यारे, रीजनिंग का जाके देखो, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ऑप्शनों के साथ, ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन कमेंट लिखना ना भूलें कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो ही तो हम पढ़ाएंगे ना, वरना हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ ही नहीं रहे, क्या मतलब रहा वीडियो बनाने का, समझाने का, दिखाने का। ना मैथ्स का दिखाएंगे, ना रीजनिंग का, ना जीके का। और भारतीय परीक्षाओं के अपडेट के लिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, तैयारी है तो भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन क्लास भी लगता है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा, अच्छा लगा, हम पढ़ाएंगे आपके लिए, मेहनत करेंगे। जब तक आप मेहनत ना करोगे, वही कहते हैं ताली दोनों हाथ से बच, उसी प्रकार से हम भी मेहनत करें आपके लिए और आप भी मेहनत करो अपने लिए, तो जरूर सफलता मिलेगी। और इतना तो है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो काम लायक है। ऐसा नहीं हम अपना समय बच्चा नहीं चाहेंगे बर्बाद करना और ना ही आपका करेंगे हम, समझे। 100% ऑथेंटिक सही जानकारी दूंगा, लिख के रख लो मेरे भाई। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इंतजार